हेलो एवरीवन, ये एमएसपी नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और आज इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी का फुल एक्सप्लेनेशन। तो बस चाय पानी और 2 मिनट की मैगी बनाकर बैठ जाओ और इस वीडियो को देखते रहो। तो देखो, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग मोटा मोटी टाइटल के बारे में अच्छे से साधारण भाषा में देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी अगर टाइटल ना पता हो तो टीचर इज्जत का कचड़ा कर दिया करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी का अगर हम लोग साधारण भाषा में डेफिनेशन देखें तो देखो, ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है इंटरकनेक्शन। जैसे आज से 70-80 साल पहले लोगों को नहीं पता होता था कि इस दुनिया से बाहर भी एक बड़ी दुनिया है, मतलब कि उनके देश से बाहर भी कई सारे देश हैं, ये किसी को नहीं पता रहता था। और आज से 150-200 साल पहले तो लोग सोचते ही नहीं थे कि हमारे कबीले से बाहर भी कोई कबीला है। लेकिन धीरे धीरे लोगों को पता चला कि नहीं, हम लोगों से अलग भी कोई और जानवर है, हमारे ही नस्ल के, हमारे ही जैसे दिखने वाले और कई सारे लोग हैं इस पूरी दुनिया में। ये दुनिया अपने आप में ही बहुत ज्यादा बड़ी है। सो धीरे धीरे जब लोगों को पता चला कि नहीं, और भी कई बनमानुस हैं इस दुनिया में, तो लोगों ने एक्सप्लोरेशन शुरू किया। लोगों ने नई नई जगह जाकर एक्सप्लोर करना शुरू किया कि आखिर वहां के लोग रहते कैसे हैं, वहां का कल्चर क्या क्या है, वो लोग करते क्या क्या है। ये सारी चीजें होना शुरू हुई। धीरे धीरे लोग आपस में कनेक्टेड होने लग गए। जैसे मान लो महाराष्ट्र में अगर कॉटन मिल रहा है और जम्मू कश्मीर में अच्छे अच्छे कश्मीरी सेब मिल रहे हैं, और क्योंकि पहले तुम्हारे पास चाहे जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें हो, तुम्हारे जगह पे चाहे जितनी भी अच्छी अच्छी चीज हो, पहले के लोगों को एक्सप्लोरेशन का चुल मचा रहता था। मतलब उनके पास जो जो सामान था वो घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप का था। बाहर वाली चीजों से उनका ज्यादा लगाव रहता था। जैसे नई नई जगह जाना, नए नए जगह की चीजें खोजना, वहां के जो टेक्नोलॉजी है उसको एक्सप्लोर करना। इसी वजह से धीरे धीरे हम लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होने लग गए। कई कई चीजों का ट्रेडिंग शुरू हो गया। अब आज के टाइम पर ये सारी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है। तुम्हारे मार्केट में, इंडियन मार्केट में बिकने वाली आधी से ज्यादा चीजें बाहर से एक्सपोर्टेड है, फिर भी वो तुम लोगों को मिल जा रही है बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के। इसे हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। मतलब कि दुनिया का आपसी इंटरकनेक्शन या फिर इंटरडिपेंडेंसी। मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद इंडिया का मतलब होता है भारत, और इकोनॉमी मतलब होता है कि वहां पर लोगों के पास आखिर है कितना पैसा। इन सभी चीजों से बनी होती है इकोनॉमी। इसके बारे में हम लोग आगे इस चैप्टर में बात करेंगे, लेकिन अभी जो डेफिनेशन शो हो रही है उसी से काम चला लो। अब देखो, मैंने ग्लोबलाइजेशन में तुम लोगों को ज्ञान बताया कि इंटरकनेक्शन और इंटरडिपेंडेंसी को हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इससे कई सारी कंट्रीज आपस में जुड़ी हुई हैं। अब तुम लोग भी सोच रहे होगे कि ठीक है, मान लो 2 कंट्री आपस में जुड़ी हैं, लेकिन वो जुड़ी कैसे हैं? मतलब कोई तार वार तो गया नहीं है। आखिर वजह क्या है कि इतनी कंट्रीज आपस में जुड़ी हुई हैं? सो इसका वजह है मल्टीनेशनल कंपनी या फिर एमएनसी। एमएनसीज ऐसी कंपनीज होती हैं जिन्हें चुल मची रहती है दुनिया को एक्सप्लोर करने की और अलग अलग जगह पर जाकर प्रॉफिट कमाने की। इसी वजह से इन्हें मल्टीनेशनल कंपनीज कहा जाता है। इनका जो प्रोडक्शन रहता है, इनका जो हाथ रहते हैं, वो कई देशों तक पहुंचे हुए रहते हैं। जो कंपनी एक से ज्यादा देशों में अपना प्रोडक्शन चलाए, उन्हें हम लोग मल्टीनेशनल कंपनीज कहते हैं। इसका एग्जाम्पल तुम लोग टाटा को देख सकते हो। टाटा की कई सारी चीजें, कार्स हो गई, वो सारी चीजें विदेशों में भी बिकती हैं। इसके बाद मर्सिडीज, आधा खाया हुआ एप्पल, मतलब ये सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के एग्जाम्पल हैं। इनके हाथ अलग अलग देशों में प्रोडक्शन करते हैं, अलग अलग देशों में इनका प्रोडक्शन है, बिजनेस है। सो मुझे लगता है मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में तुम लोग समझ गए होगे। सो देखो, इतना समझ में आ गया कि मल्टीनेशनल कंपनीज होती क्या है। बस इतना काफी है। इसको अभी अच्छे से पचाओ, थोड़ा लंबी लंबी सांस लो और अच्छे से पचा लो। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर मल्टीनेशनल कंपनीज किसी भी देश में अपना प्रोडक्शन हाउस बनाने से पहले आखिर क्या क्या चीजें देखती हैं। मतलब क्या क्या चीजें होनी चाहिए उस लोकेशन पे जहां उनका फैक्ट्री लगने वाला है। सो देखो, पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि वो विलायत में नहीं होना चाहिए। मतलब कि उनका जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो उस देश के मेन मार्केट से कहीं दूर नहीं होना चाहिए। मतलब कि तुम्हारा सामान बिकता है ज्यादा मध्य प्रदेश में और तुम लोग गुजरात के थार डेजर्ट में अपना फैक्ट्री बनाकर बैठ गए। अब आधे से ज्यादा जो प्राइस है वो तो हवाई जवाई में निकल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन
इन्फ्लेशन में निकल जाएगा। इसी वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज अपनी फैक्ट्री सेटअप करने से पहले ये देखती हैं कि उस लोकेशन में आसपास कोई अच्छा मार्केट है या नहीं जहां पर वो अपना सामान सेल कर सके। इसके बाद सेकंड चीज ये देखती है कि गवर्नमेंट वहां की फ्लेक्सिबल है कि नहीं, मतलब कि वो मल्टीनेशनल कंपनीज को एक्सेप्ट करती है कि नहीं, वो हमारे लिए फेवरेबल लॉज बनाएंगे कि नहीं। क्योंकि अगर तुम अनजानी गलियों में सुनसान रातों में अपनी फैक्ट्री कहीं छोड़ के आ रहे हो किसी देश में, तो इसका मतलब है कि तुम्हें उस देश के गवर्नमेंट पे भरोसा होना चाहिए कि अंधेरी रातों में अगर कोई शहंशाह तुम्हारी दुकान लूट ले तो वहां की गवर्नमेंट, वहां के लॉज तुम्हें सपोर्ट करेंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज अपना फैक्ट्री सेटअप करने से पहले ये चीज एकदम जरूर से देखती हैं कि आखिर वहां की गवर्नमेंट क्या फेवरेबल लॉज बना रही है हमारे लिए, क्या हम पर ज्यादा टैक्स तो नहीं इंपोज कर देगी, क्या हमें सिक्योरिटी मिलेगी कि नहीं। सो ये सेकंड क्राइटेरिया हो गया मल्टीनेशनल कंपनीज का फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। अब हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट। तो देखो, उस जगह पर रोटी कपड़ा और मकान के लाले नहीं पड़ने चाहिए। मतलब कि जहां पर वो लोग फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं वहां पर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है कि नहीं, वो इसे एकदम अच्छे से देखते हैं, क्योंकि इन तीनों के बिना कोई भी फैक्ट्री अच्छे से चल नहीं पाएगी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फोर्थ पॉइंट, जो कि है अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर एट लो कॉस्ट। मतलब कि जिस जगह पे फैक्ट्री लगाने जा रही है एमएनसी, वहां पर लगाने से पहले वो ये देखती है कि क्या लो कॉस्ट पे लेबर मिलेंगे या नहीं, क्योंकि कई सारे लेबर्स की जरूरत पड़ती है एक फैक्ट्री चलाने के लिए। तो जितने कम से कम प्राइस में उन्हें लेबर्स मिलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा उनके लिए। सो ये रहे वो 4 पॉइंट्स जिन्हें मल्टीनेशनल कंपनीज अपनी फैक्ट्री सेटअप करने से पहले देखती है। अब देखो, समझो तुम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा कि एमएनसीज होती क्या क्या है और एमएनसीज क्या क्या देखती हैं किसी कंट्री में फैक्ट्री सेटअप करने से पहले। तो मान लो ये दोनों चीज टिक हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि एमएनसीज प्रोडक्शन आखिर कैसे सेटअप करती है, मतलब कि मल्टीनेशनल कंपनीज उस एरिया में अपनी फैक्ट्री रन कैसे करवाती हैं, उस एरियाज में अपनी पकड़ कैसे जमाती हैं। तो देखो, इसके 3 पॉइंट हैं। 3 तरीके से मल्टीनेशनल कंपनी किसी भी देश में अपनी पकड़ जमाती है, किसी भी एरिया में, किसी भी मार्केट में अपनी पकड़ जमाती है। पहला, कि उस एरिया में कोई जो पहले से कोई लोकल कंपनी वर्क कर रही थी उसके साथ वो लोग पार्टनरशिप कर लेते हैं और प्रॉफिट का परसेंटेज बांट के वो लोग साथ में प्रोडक्शन करते हैं। या फिर कंपनी सेकेंड वे फॉलो करती है। सेकेंड वे में क्या होता है, क्योंकि देखो उनके पास पैसा तो दबा के होता ही है, डॉलर्स में होता है मल्टीनेशनल कंपनीज के पास। इसी वजह से वहां के जो लोकल कंपनीज रहती हैं, छोटी मोटी कंपनी है, उन्हें वो लोग डायरेक्टली खरीद लेते हैं कि अब वो मेरे अंडर में आएंगे, जिससे कि पार्टनरशिप का कोई झंझट ना रहे और पूरा कब्जा उनका लोकल कंपनी पे हो जाता है। फिर वो वहीं से अपनी धीरे धीरे उस फैक्ट्री को ग्रो करते करते वो लोग एक अच्छा प्रोडक्शन हाउस डेवलप कर लेते हैं। सो ये तो रहे 2 वेज। एक तीसरा वे भी होता है जिसमें मल्टीनेशनल कंपनीज वहां के जो छोटे मोटे लोकल कंपनीज रहती हैं, जो छोटा मोटा प्रोडक्शन करके कमाई करती हैं, उनको अपने ऑर्डर्स देती हैं। मान लो अगर कोई शर्ट बनाने वाली कंपनी है, वहां के 10-15 वो छोटे मोटे कंपनीज को ऑर्डर दे देंगी कि तुम लोग 10-10 टी शर्ट बना दो और वो मुझे दे देना। अब इससे क्या होगा कि एमएनसीज को अपना कोई झंझट लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, उन्हें बना बनाया सामान मिल जाएगा और उस पे वो लोग ब्रांडिंग लगाकर बेच देंगे। सो ये रहे 3 वेज जिनकी मदद से कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी किसी भी देश में अपना प्रोडक्शन हाउस क्रिएट करती है या फिर अपनी फैक्ट्री की पकड़ बनाती है या फिर वहां के मार्केट में घुसती है। सो ये 3 चीजें अच्छे से पचा लो। इस पार्ट के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ, क्या हुआ था, कौन कौन से वो चुल मचाने वाले लोग थे जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन करवाया, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, ये एमएसपी नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और आज इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी का एपिसोड नंबर 2। तो बस चाय पानी और 2 मिनट की मैगी बनाकर बैठ जाओ और इस वीडियो को देखते रहो।
तो देखो इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि आखिर एमएनसीज होती क्या है, उन्हें अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लगाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, वो लोग मार्केट में पकड़ कैसे बनाती हैं, और बाकी सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग मेनली देखेंगे इस चैप्टर के हार्ट को, मतलब ग्लोबलाइजेशन। सो देखो मैंने पहले ही तुम्हें ग्लोबलाइजेशन की सस्ती सुंदर टिकाऊ डेफिनेशन दे दी थी, जो कि है कि इट इज ए इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सो इसे हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ग्लोबलाइजेशन हुआ क्यों। सो देखो ग्लोबलाइजेशन से कई सारी अच्छी चीजें होती हैं, जैसे कि तुम्हें वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ग्लोबलाइजेशन के वजह से तुम्हें दुनिया के किसी भी कोने में जो जो अच्छी अच्छी चीजें मिल रही हैं वो तुम्हें कम दाम में देखने को मिल जाती हैं। क्योंकि देखो मान लो अगर तुम्हारी जूता बनाने की फैक्ट्री है, और मान लो अगर तुम अपने लोकेलिटी में अकेले जूते की फैक्ट्री ओन करने वाले इंसान हो, तो तुम अपने जूतों पे चाहे जितना भी दाम लगाओगे लोगों को वो खरीदना पड़ेगा, उनके पास और कोई चॉइस नहीं रहेगी। अगर वहीं मैं कहूं कि तुम्हारी जगह वहां पर पूरे देश से बड़े बड़े जूता बनाने वाले लोग आकर वहीं पर ट्रेडिंग करें, वहीं पर अपना जूता बेचें, तो तुम चाह कर भी अपने जूतों का दाम नहीं बढ़ा पाओगे। तुम सोचोगे कि मैं कितनी अच्छी से अच्छी क्वालिटी दूं और कितने कम दाम में दूं कि मेरे जूते मार्केट में सबसे ज्यादा बिके। अब इससे क्या फायदा होगा कि जो कंज्यूमर हैं, जो हम लोग हैं, जो खरीदने आए हैं जूते, उन्हें कई सारे चॉइसेस मिल जाएंगे और सब लोग क्वालिटी और प्राइस की जंग लड़ रहे हैं कि कितने कम से कम प्राइस में कितनी अच्छी से अच्छी क्वालिटी दें। तो इससे डायरेक्ट प्रॉफिट होगा कंज्यूमर्स को, उन्हें अलग अलग वैरायटी, अच्छी अच्छी वैरायटी मिलेंगी। सो ये एक बेनिफिट हो गया ग्लोबलाइजेशन का। अब इसके बाद ग्लोबलाइजेशन का दूसरा अच्छी चीज ये रहता है, मान लो कि तुम्हारी कंपनी अच्छे अच्छे जूते बना रही है, मतलब कि वर्ल्ड क्लास, बोले तो वाटर प्रूफ चमड़े वाले जूते बना रहे हो तुम, लेकिन तुम्हारे लोकेलिटी में कोई वैसा जूता खरीदना ही नहीं चाहता है। तो अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से तुम्हें एक ऑप्शन मिलता है कि तुम पूरे दुनिया में अपने जूते बेचो। कोई तो देश ऐसा होगा जो तुम्हारे चमड़े के जूते अच्छे दाम में खरीदेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इस ग्लोबलाइजेशन से तुम्हें एक बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा, ग्लोबली एक बहुत बड़ा, पूरे वर्ल्ड में तुम अपने जूते बेच सकते हो। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, दुनिया आपस में इंटरकनेक्टेड है। इससे प्रोड्यूसर्स को भी फायदा होता है कि वो पूरे दुनिया में बेचें और बहुत बड़ा धंधा करें, और कस्टमर्स को भी फायदा रहता है कि उन्हें गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे चॉइसेस में, ज्यादा चॉइसेस में, एकदम कम दाम में अवेलेबल हो जाते हैं। तो देखो ये रहे ग्लोबलाइजेशन के मेरिट कि वो तारक मेहता को हर्षद मेहता बनने का एक मौका देता है। लेकिन देखो इसके डीमेरिट्स भी कई होते हैं। पहली चीज कि जो कंपनी में ग्लोबलाइजेशन होता है उससे डायरेक्ट प्रॉफिट वहां की गवर्नमेंट को होता है। इसी वजह से गवर्नमेंट अक्सर मल्टीनेशनल कंपनीज को अपने यहाँ प्रोडक्शन करने के लिए, उकसाने के लिए वहां पर ऐसे ऐसे लॉज बनाती है जो मल्टीनेशनल कंपनीज के फेवर में हो, ना कि वहां के लेबर्स के फेवर में। इसी वजह से कई बार ऐसा देखा गया है कि विदेशी कंपनियों ने लोकल लेबर के साथ एक्सप्लॉयटेशन की हो, उन्हें कम दाम दिया हो, उन्हें एक महीना काम करवा के 29वें दिन निकाल दिया हो कंपनी से बिना पैसे दिए। सो ये एक डिमेरिट होता है ग्लोबलाइजेशन का कि वहां की गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के लिए ज्यादा से ज्यादा लॉस को फ्लेक्सिबल करती जाती है, जिससे कि लेबर एक्सप्लॉयटेशन होता है। सेकेंड चीज ये होती है कि वहां के जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहते हैं, जो लोकल चीजें रहती हैं, वो सारी चीजें डिक्लाइंड हो जाती हैं। जैसे कि मार्केट में तुम चंपा आंटी से उनके मिट्टी के खिलौने नहीं खरीदोगे, उससे अच्छा तुम अच्छे अच्छे बालों वाले कुत्ता बिल्ली खरीदना ज्यादा पसंद करोगे। सो इससे क्या होता है, जो यहाँ के गरीब लोग हैं, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उनका सामान डिक्लाइन हो जाता है और विदेशी कंपनियों का वहां पर मोनोपोली बन जाता है। सो ये हो जाएगा एक और डीमेरिट ग्लोबलाइजेशन का। अब देखो तुम लोग को अब तक पता चला ग्लोबलाइजेशन के मेरिट और डीमेरिट। अच्छे से कॉपी में लिख लो, जो दिमाग में आए उसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो। अब देखो ये सारी चीजें तो तुम लोग को पता चल गई कि ग्लोबलाइजेशन होना क्यों जरूरी था और इसे लोगों ने समर्थन क्यों किया, लोगों ने इसको बढ़ावा क्यों दिया और पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन हुआ क्यों। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ग्लोबलाइजेशन हुआ कैसे। तो देखो हाल ही में 50-60 सालों में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बहुत बढ़ी हैं, चीपर और फास्टर हुई हैं। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बढ़ी ना हो तो एक माचिस की डिब्बी श्रीलंका में एक्सपोर्ट करने के लिए तुम्हें सेतु बनाना पड़ता। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बढ़ी, इसी वजह से ग्लोबलाइजेशन और बढ़ा। इसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ी, उसी के वजह से ग्लोबलाइजेशन भी हुआ। क्योंकि
क्योंकि अब तुम लोगों को खत लिखकर नहीं पूछना पड़ेगा कि जनाब तुम्हारे पास मेरी तशरीफ पहुंची कि नहीं। तुम डायरेक्ट कॉल करके उससे अंग्रेजी में पूछ सकते हो कि सामान पहुंचा कि नहीं। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस आर इजियर नाउ, मतलब कि अब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस भी इजी हो चुकी हैं। बहुत आसानी से 2-4 मिनट में तुम्हारी ट्रांजैक्शन पूरी हो जाती हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट है लिबरलाइजेशन। अब गवारों, अगर लिबरलाइजेशन का मतलब क्लास 9th में नहीं पढ़े थे तो अभी फिर बता देता हूं कि देखो, लिबरलाइजेशन मतलब होता है कि ट्रेड बैरियर्स को हटाना, लॉज को फ्लेक्सिबल बनाना। इसे गवर्नमेंट परफॉर्म करती है मल्टीनेशनल कंपनीज को अपने तरफ बुलाने के लिए। सो लिबरलाइजेशन मतलब ट्रेड बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन को हटाना। अब देखो, शुरुआत में ना इंडिया भी लिबरलाइज नहीं हुई थी, यहां पर भी ट्रेड बैरियर्स नहीं हटाए गए थे। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है कि 200 सालों से हम लोग जिन लोगों से लड़ रहे थे वो भी ट्रेडर्स के रूप में ही इंडिया में आए थे। इसी वजह से आजादी के बाद लोगों ने सोचा कि अब हम लोग लिबरलाइजेशन नहीं करेंगे, मतलब कि एमएनसीज को अपने यहां पर आने नहीं देंगे। और सेकेंड रीजन ये था क्योंकि देखो, हम लोग अभी अभी आजाद हुए थे तो हमारे पास कोई उतनी अच्छी खासी फैक्ट्री नहीं थी, और अगर हम लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्री वाले कंपनीज को अपने देश में घुसने दे देते तो वो लोग लोकल प्रोडक्ट से काफी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आराम से बना लेते। इसी वजह से स्मॉल बिजनेसमैन सरवाइव नहीं कर पाते, और इसी वजह से ग्लोबलाइजेशन नहीं किया गया इंडिया में शुरुआत में, मतलब कि लिबरलाइजेशन नहीं किया गया। लेकिन धीरे धीरे इंडिया जब अपने आप अंदर से मजबूत हुआ, वहां के लोकल बिजनेसमैन जब मजबूत हुए, तो इकोनॉमी को और मजबूत करने के लिए तब लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट किया गया। और 1991 में राजीव गांधी सरकार में लिबरलाइजेशन हुआ इंडिया में, मतलब कि जितने भी ट्रेड बैरियर्स है वो हटा दिए गए और मल्टीनेशनल कंपनीज को बुलाया गया इंडिया में धंधा करने के लिए, अपना प्रोडक्शन करने के लिए। एंड मार्क माय वर्ड्स, लिबरलाइजेशन सिर्फ शुरुआत है, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। अब इंडिया भी खड़ा होगा, 56 इंच की छाती लेकर खड़ा होगा, दुनिया की आंखों में आंखें डाल के खड़ा होगा। और उसी का रिजल्ट है कि आज तुम लोगों को यूएस पोलो, वुडलैंड और बाकी विदेशी कंपनियों के सामान एकदम अच्छे से मिल जा रहे हैं। सो ग्लोबलाइजेशन को और एकदम अच्छे से कंटिन्यू रखने के लिए इंडिया ने कई स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी बनाए। अब देखो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वो जोन्स होते हैं जहां पर फ्लेक्सिबल लेबर लॉज रहते हैं, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे आती है, वाटर का अवेलेबिलिटी होता है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज एकदम इंक्रीज होती है। वहां पर पहले 5 साल के लिए किसी भी कंपनी से टैक्सेस नहीं लिया जाता है। तो ऐसे ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए इंडिया में, जिससे कि वहां की जो विदेशी कंपनियां हैं वो अच्छे से आए, आराम से यहाँ पर बिजनेस करें और हमारे देश के लोगों का भला हो जाए। और उसी का रिजल्ट है हम लोगों के आज के दिन का मार्क, जहां पर आधे से ज्यादा 80% ऑफ दी चीजें विदेशी सामानों से भरी हुई हैं। सो इसी के साथ हम लोगों ने 80% चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसी से तुम लोगों के एग्जाम में, बोर्ड में क्वेश्चंस भी बनेंगे। तो जो जो मैंने बताया है उसे अच्छे से पचाने की कोशिश कर लो। और अब एक पॉइंट बचता है कि हाउ कैन ग्लोबलाइजेशन बी मोर फेयर, मतलब कि ग्लोबलाइजेशन और अच्छा कैसे हो सकता है, लोगों के लिए और फायदेमंद कैसे हो सकता है, देशवासियों के लिए और फायदेमंद कैसे हो सकता है। तो देखो, इसका पहला पॉइंट है कि गवर्नमेंट को लेबर्स का भी ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि मल्टीनेशनल कंपनीज को बुलाने के लिए ही सारे लॉज हटा दिए जिससे कि लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। गवर्नमेंट को लेबर्स के बारे में भी सोचना चाहिए। गवर्नमेंट को सस्ते इंटरेस्ट रेट में लोन्स प्रोवाइड करवानी चाहिए, मशीनरीज प्रोवाइड करवानी चाहिए। सो ये 3-4 चीजें अगर गवर्नमेंट ध्यान देती है तो इससे ग्लोबलाइजेशन और अच्छा हो जाएगा, ग्लोबलाइजेशन और फायदेमंद रहेगा देशवासियों के लिए। सो इसी के साथ तुम लोग का ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। मोहल्ले में लड्डू बंटवा दो कि तुम लोगों का ये चैप्टर रिकॉर्ड ब्रेकिंग टाइम में पूरा हो गया है। इसके बाद ऐसे ही और भी कंटेंट आने वाले हैं, और भी इससे अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं। तो मेक श्योर कि तुम लोग सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करो, जिससे कि तुम लोग के बोर्ड की प्रिपरेशन एकदम आराम से पूरी हो जाए। तो बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और कनेक्ट हो जाओ MSP नॉलेज ऑफिशियल से। सो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।